नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। उत्तर प्रदेश की घटना है, जिला है गोरखपुर, थाना पीपीगंज। और पीपीगंज में भी बरघट्टा पुल के नीचे 30 जनवरी 2026 को सवेरे सवेरे जो लोग मॉर्निंग वॉक पर या सुबह सुबह निकलते हैं रियाज वर्जिश के लिए, उन्होंने पुल के नीचे एक नग्न युवती की डेड बॉडी देखी, शव देखा। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस भाग के आई। शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं थे, पहचान का कोई चिन्ह नहीं था। और बिल्कुल जैसे होता है कि पुलिस एकदम आइसोलेशन में थी, कोई किसी तरह का सुराग नहीं लग रहा था। खैर, पुलिस के दो अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनी, बड़ी टीम बनी। और उससे ये अपेक्षा की गई कि सीसीटीवी फुटेज सारी इकट्ठा करके और फिर इसका पता किया जाए कि ये बॉडी किसकी है। खैर, एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद और एसपी साउथ दिनेश पुरी, इन लोगों ने पूरी मेहनत की और बहुत जल्दी ही सारे सीसीटीवी फुटेज बरघट्टा पुल के नीचे पहुंचने तक दोनों तरफ के उसको खंगालना शुरू किया। और थोड़ी देर में एक स्कूटी पर 3 व्यक्ति संदिग्ध रूप से जाते हुए दिखाई दिए, जिनमें से चलाने वाला एक व्यक्ति था और 2 महिलाएं थीं। खैर, पुलिस ने इसको डिसाइफर करना शुरू किया। फिर एक सीसीटीवी में, एक टेम्पो में, एक ऑटो में इन 3 महिलाओं का उतरना और 3 महिलाओं से कुछ बातचीत होना टेम्पो वाले से, ये भी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। पुलिस ने स्कूटी के नंबर को जूम इन करके उसके डिजिट्स को पढ़ने की कोशिश की और कॉम्बिनेशन में जितनी भी स्कूटर नंबर आए उनके मालिकान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को थोड़ा समय जरूर लगा और ट्रेस करते करते स्कूटी के नंबर को लोग विजय साहनी नाम के व्यक्ति तक पहुंच गए। विजय साहनी ने बताया कि वो प्राइवेट कंपनी में बीमा का काम करता है मुंबई में, और उसे इस काम के लिए करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। स्कूटी जिस व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड थी वो इसी विजय का पिता था। पुलिस ने थोड़ा सा अपना कर्तव्य दिखाया जब, तो सारी बात सामने आ गई। जब पिता पुत्र दोनों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा, पूछताछ के जो तरीके होते हैं, विशेष श्रेणी की पूछताछ वो जब शुरू की, तो ये पता लगा कि विजय ही सारी घटना के पीछे का सूत्रधार है। उसने बताया कि 2012 में प्रिया शेट्टी से उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में मुंबई में हुई थी, जब वो बीमा के किसी बड़ी बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, जिस कंपनी से उसे बताया उसने कि 1.5 लाख रुपए सैलरी यानी तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। इसी काम के बीमा के सिलसिले में ही उससे मुलाकात हुई और धीरे धीरे उन लोगों में आपस में ज़्यादा घनिष्ठता हो गई, ज़्यादा मित्रता हो गई, दोनों बहुत नज़दीक हो गए और फिर दोनों एक जगह किराए का मकान लेकर लिव इन में रहने लगे। कहता है वो ये भी कि एक मंदिर में हम लोगों ने शादी कर ली। शादी भी उस समय जब उसे ये ज्ञात हुआ कि प्रिया गर्भवती हो गई है। उसने भी जिद की, दोनों ने शादी कर ली और प्रिया के एक बेटा भी हो गया, जिसकी उम्र इस समय 13 वर्ष है। तो बेटा पैदा होने के बाद प्रिया से कुछ दूरी बनाने लगा विजय। प्रिया भी अपने काम में व्यस्त हो गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। विजय ने कहा कि उसने एक तलाक की
कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन प्रिया ने तब तक अपना रहने का स्थान यानी किराए का जो घर था वो बदल दिया था। तो कागजी कार्रवाई, नोटिस भेजे जाने की, नोटिस रिसीव होने की, नोटिस पर अदालत में उपस्थित होने की, ये पूरी कागजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, संपूर्ण नहीं हो पाई। विजय ने बताया कि इसी बीच में वो घर आया, कुछ काम से छुट्टियों में वो घर आया। घर में घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, जानकार लोगों ने और शुभ चिंतकों ने मिलकर 2014 में उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी का नाम संध्या था। तो 2012 में मुंबई में शादी की, लिव इन में रहते हुए एक बेटा हो गया। उसके बाद जब यहाँ आए तो 14 में, और तलाक नहीं हुआ, 14 में घर वालों की जिद से संध्या नाम की एक महिला से, एक लड़की से उसकी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से जैसे गांव घर में शादी होती है उस तरह से शादी उसकी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी संध्या ने जिद की कि वो उसके साथ ही मुंबई में रहेगी। परिवार वालों ने भी संध्या की बात का सपोर्ट किया कि भाई आप अकेले, जब शादी नहीं हुई थी तब अकेले वहाँ रहते थे, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे सड़क के किनारे रहना पड़े, लेकिन अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। खैर, घर वालों की, रिश्तेदारों की, नज़दीकी लोगों की, शुभचिंतकों की, इन सब की जिद पर संध्या को लेकर वो मुंबई आ गया। मुंबई में भी जैसे मुंबई में रहने की जगह की तंगी है, जो कुछ भी उससे हो पड़ा, उसने एक कमरा लेकर किराए पर वो पति पत्नी वहीं रहने लगे। काफ़ी दिन बाद वो काम पर वापस लौटा था, अपना काम नए सिरे से शुरू किया था, और इसी बीच प्रिया को ये जानकारी हो गई कि वो वापस आ गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। उसने फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फिर से विजय से संपर्क साधना शुरू किया। विजय भी जैसे लगता था तैयार बैठे हुए थे, उसने भी संपर्क किया। धीरे धीरे एक बार फिर वो लोग मिलने लगे। मिलने का सिलसिला जब ये शुरू हुआ तो धीरे धीरे लंबे समय के लिए, कभी 3 महीने और कभी 4 महीने के लिए वो घर से गायब रहने लगा। पत्नी को घर पे छोड़कर वो घर से गायब रहने लगा और प्रिया के साथ कई कई महीने दूसरे शहरों में और होटलों में, इन सब जगह वो प्रिया के साथ रहने लगा। कभी कभी उसकी पत्नी इतना परेशान हो जाती थी कि उसने पुलिस में कम से कम 3 बार उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अंतिम बार जब उसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, बहुत परेशान हुई, तो पुलिस ने विजय को प्रिया शेट्टी के घर से ही बरामद किया। प्रिया शेट्टी के घर से बरामद होने पर पत्नी को सारी बात का पता लग गया। प्रिया से उसने मुलाकात की। प्रिया ने बताया कि हम लोग पहले ही शादी कर चुके हैं, हमारा बेटा है। अब इतने धीरे धीरे वो 12-13 साल का, 14 साल का अब हो गया है। ये बात सुनते ही संध्या वहाँ से सीधे गोरखपुर अपने घर पहुँच गई। उसने अपने सभी घर वालों को बताया, अपने मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, कि इस तरह से वहाँ एक लड़की के साथ ये रहते थे, पहले से इनकी शादी हो गई थी। लड़की के घर वालों ने फिर ये कहना शुरू किया कि ये तो झूठ बोलकर शादी की गई, तथ्यों को छिपाकर शादी की गई, ये जानते हुए कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और इसका बेटा भी है, ये शादी की गई। बड़ी तल्खी हो गई इस रिश्ते में, ससुराल और उनके लोगों के बीच में। खैर, अपनी बिरादरी की पंचायत हुई, लंबी पंचायत हुई, और पंचायत में ये डिसाइड किया गया कि प्रिया को पहले गोरखपुर ले आया जाए। पंचायत वाले बैठ के उससे बात को समझेंगे कि क्या वो चाहती है, और जो चीज़ पंचों का जो फैसला होगा कि आखिरकार इसमें क्या किया जाए, फिर वही पालन किया जाएगा। ये बात बार बार विजय को बताई गई कि उसे प्रिया को लेकर हर हाल में गोरखपुर आना होगा। इस बीच में ये सब सारी बातें बताने के बाद संध्या फिर वापस अपने घर, अपने मुंबई वाले कमरे में पहुंच गई। आप समझ ही सकते हैं कि जब किसी को ये पता लग जाए कि उसकी कोई सौतन भी है, तो वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो वहाँ पहुँच गई। फिर वो बार बार
उससे मिलती रही प्रिया से और उससे यही कहती रही कि तुम मेरे पति से दूर हो जाओ। इस बार जब विजय वहाँ गया मुंबई और उसकी पंचायत का, बिरादरी के लोगों का इतना भारी दबाव था कि उसने ये बात प्रिया को बताई कि भाई ये ऐसे रोज़ रोज़ के झगड़े से या रोज़ रोज़ की बातचीत से कोई हल निकलना नहीं है। हमारे घर वालों की, गांव वालों की एक पंचायत हुई है और तुम्हें वहाँ चलना होगा। वहीं पंचायत के सामने बैठकर सारी बातें तय होंगी। किसी तरह उसने प्रिया को राजी कर लिया। प्रिया इस बात के लिए राजी भी हो गई और 26 जनवरी 2026 को संध्या और प्रिया शेट्टी को लेकर विजय साहनी गोरखपुर पहुंचा। वो वहाँ 2 दिन एक होटल में रुका। रामगढ़ ताल और बाबा गोरखनाथ के धाम पर अपनी उस मुंबई वाली पत्नी यानी प्रिया शेट्टी को सब जगह घुमाया और खूब शराब पी। विजय भी शराब पीता था, उसकी पत्नी संध्या भी शराब पीती थी और प्रिया शेट्टी तो खैर बहुत ज़्यादा शराब पिया करती थी। और जब जब इन लोगों ने शराब की, प्रिया ने बहुत ज़्यादा शराब पी और पीने के बाद वो बार बार यही धमकी देती थी कि अगर मुझको यहाँ बुलाकर मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं पूरे परिवार को इस गोरखपुर में बदनाम कर दूंगी। 26 जनवरी की शाम को गोरखपुर से ऑटो बुक कराकर विजय अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ शराब पीते हुए पीपीगंज पहुंच गया। रास्ते में उसने ऑटो वाले को भी शराब पिलाई। मौज मस्ती करते हुए सब लोग पीपीगंज पहुंचे, जहां ऑटो वाले ने पैसे मांगे तो उससे विजय का और ऑटो वाले का झगड़ा हो गया। यही वो झगड़ा है जो सीसीटीवी में कैद हुआ था, जिससे ऑटो का नंबर मिला था या ऑटो की हुलिया की पहचान हुई थी और पुलिस ने ऑटो वाले को पकड़ा था और उसी से ये लीड आगे मिली थी। खैर, उसने जब ज़्यादा झगड़ा हुआ तो विजय ने अपने ससुराल में फ़ोन करके अपने ससुर की स्कूटी वहीं पर मंगवा ली। विजय ने आगे बताया पुलिस को कि पीपीगंज में संध्या और प्रिया को स्कूटी पर बैठाकर वो सहजनवा के लिए निकला। रास्ते में एक जगह ठहर कर फिर तीनों ने शराब पी। यहाँ पर प्रिया हंगामा करने लगी। वो संध्या ने उसे बड़ी मुश्किल से शांत कराया। इसके बाद वो नशे में ही जमीन पर लेट गई। तब किसी तरह संध्या के साथ मिलकर विजय ने प्रिया को स्कूटी पर बैठाया। विजय ने बताया कि मैं स्कूटी चला रहा था, बीच में प्रिया बैठी थी और उसे पीछे से पकड़कर संध्या बैठी हुई थी। तभी रास्ते में बगरहट्टा पुल पड़ा, जहां गाड़ी रोककर हम लोगों ने फिर शराब पी। सब तीनों के तीनों शराब में, नशे में धुत होने लगे। इसी बीच प्रिया फिर बगरहट्टा पुल पर ही हंगामा करने लगी। तब संध्या ने कहा कि अब इसे लादे लादे हम लोग कहाँ तक, यानी इसको लिए लिए हम लोग कहाँ तक फिरेंगे, इसे यहीं मार देना चाहिए। इस पर विजय ने प्रिया का गला दबा दिया। थोड़ी देर में, चूंकि बहुत ज़्यादा नशे में थी, वो चिल्ला भी नहीं पाई और विजय ये कहता है कि मरने के बाद उसने पत्नी के साथ उस लाश को पुल से करीब 20 फीट नीचे ले गया। वहाँ पर उसने पहचान छिपाने के लिए उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और पत्थरों से, पुल के नीचे पड़े हुए जो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर होते हैं, उससे चेहरे को इस कदर कूच दिया कि उसकी पहचान न हो सके। बहरहाल अगले दिन वो सुबह सुबह उठा और नाई की दुकान पर पहुंचा। उसने अपनी बाल और दाढ़ी हटवा ली, जिससे अगर कहीं पर सीसीटीवी में फोटो आई भी हो तो अब उसको उस फोटो से न पहचाना जा सके। पत्नी ने भी अपने सारे कपड़े एक नदी में फेंक दिए, जिन कपड़ों में वो गई थी और जो ये शंका थी कि अगर सीसीटीवी में कहीं किसी फुटेज में आई होगी तो वो कपड़े से पहचान जाएगी। तो वो कपड़ा, अपना साड़ी ब्लाउज, ये सब उसने तुरंत नदी में फेंक दिए। बाद में एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद और पुरी ने, ज्ञानेंद्र प्रसाद और जो मैंने आपको बताया दूसरे डीसीपी, उन्होंने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बताया कि
हमें बड़ी मदद मिली। दिनेश पुरी ने बताया कि हमें बड़ी मदद मिली उस ऑटो वाले से जिससे झगड़ा होने के बाद विजय ने अपने ससुराल से अपनी स्कूटी मंगवाई थी। सीसीटीवी में उसी की पहचान हुई थी। उसके बाद पूछताछ हुई, तब फिर 3 लोगों को स्कूटी पर ढूंढा गया, स्कूटी का नंबर मिला और पुलिस विजय तक पहुंची। प्रिया का बेटा मुंबई में है जो 14 साल का है, उसी से प्रिया के लाश की पहचान कराई गई और तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई। 30 जनवरी यानी शुक्रवार को सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास 35 साल की इस महिला के इस न्यूड शव की सूचना पुलिस को मिल गई थी। टहलने वालों ने ये सूचना दी थी और शव जहां मिला था वहां से पुल पर चढ़ते हुए बरघट्टा गांव तक डॉग स्क्वाड गया भी था और फिर वहां से लौट आया था। बहरहाल पहचान हो गई। ससुर, पत्नी और स्वयं विजय कुमार साहनी, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी परसों ही जेल भेज दिया है। आज की घटना, विजय ने पहले मुंबई में शादी की। मुंबई में काम करता था इंश्योरेंस एजेंसी के एजेंट के रूप में, वहीं शादी की। वहाँ उसी शादी क्या की, लिव इन में बहुत दिन तक रहा। जब गर्भवती हुई प्रिया, उसने शादी का दबाव किया तो मंदिर में जाकर शादी कर ली। बेटा हुआ, बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, 14 साल का हो गया है। लेकिन किसी वजह से बेटा होने के बाद से ही दोनों में दूरी बनने लगी और दूरी हो भी गई। इसके बाद वो गोरखपुर आया, वापस लौटकर अपने घर, वहाँ घर वालों ने शादी करा दी 2014 में पत्नी के साथ। और फिर जब वो वापस अपने काम पर मुंबई जाने लगा तो पत्नी ने भी जिद की और घर वालों ने भी कहा कि अब शादी हो गई है, पत्नी के साथ तुम मुंबई जाओगे, अकेले नहीं जाओगे। बहरहाल पहले वो बार बार मना करता रहा कि नहीं, अभी मैं मकान ढूंढ लूँ, अभी कमरा ढूंढ लूँ, अभी रहने का इंतज़ाम कर लूँ, खर्चे का इंतज़ाम, दुनिया भर की बातें जो इस तरह के लोग टाल मटोल करते हैं कि उसके साथ कोई रहे। लेकिन सबके बावजूद परिवार के दबाव में वो पत्नी को मुंबई ले गया। वहाँ रहने के दरमियान ही पहली वाली यानी प्रिया शेट्टी से उसकी फिर से मुलाकात होने लगी, फिर से बातचीत होने लगी और वो कई महीने प्रिया को लेकर गायब रहने लगा। और जब वो चला जाता था तो परेशान हाल उसकी पत्नी संध्या पुलिस में उसकी गुमशुदगी लिखवाती थी। आप अगर क्लियर साफ शब्दों में कहें तो विजय जब मुंबई अपनी नौकरी के सिलसिले में गया और नौकरी करने लगा तो उसे मुंबई की हवा लग गई। उसने फौरन एक जो पहली लड़की जो उसके चंगुल में आई या कह लें जो मिली, उसने वो उसके साथ लिव इन में रहने लगा, फिर उससे शादी कर ली, फिर उससे बेटा भी हो गया। फिर जब थोड़ी दूरी हुई, वापस लौट के आया अपने घर, तो घर वालों ने यहाँ शादी की। तो उसके दिमाग में ये था कि जब यहाँ रहेंगे तो यहाँ की पत्नी रहेगी और जब मुंबई जाएंगे तो वहाँ जो हमारी पहले वाली पत्नी है वो रहेगी। लेकिन ब्याहता पत्नी के मुंबई जाने पर सारी पोल खुल गई। विजय ने 2 नावों की सवारी की थी और इसीलिए कभी उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंचना था। और इन्हीं 2 नाव की सवारी पर उसने पत्नी और पिता सहित पूरी नाव को ही डुबो दिया। इस मामले में एक बड़ी मशहूर कथा है धनुर्धारी नमन की। कहते हैं कि नमन शुरुआत में जब बचपन में, एक नमन नाम का एक धनुर्धारी था, बच्चा था, उसे उस जमाने में जब धनुष बाण की कला सबसे रण कौशल के लिए सबसे बड़ी कला और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कला थी, जब इस बंदूक का या किसी भी फायर आर्म का आविष्कार नहीं हुआ था। बल्लम चलाना, भाला चलाना और धनुष से तीर चलाना, ये बहुत बड़ी कला थी और बड़े बड़े गुरुओं के यहाँ ये धनुर्धारी शिक्षा लेते थे। तो नमन भी ऐसे ही एक प्रसिद्ध गुरु के यहाँ पहुँच गया धनुष बाण की शिक्षा लेने के लिए। उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। फिर ये देखा कि यहाँ पर उसके जैसे सैकड़ों शिष्य हैं,
बड़ी बारीकी से उसने देखा कि ये गुरुजी सबको बराबर शिक्षा देते हैं। उसने बड़ी कोशिश की कि हमें अलग से हमें कुछ स्पेशलाइज कर दें हमारे गुरुजी, लेकिन गुरु गुरु थे, उन्होंने सबको समान शिक्षा दी। ऐसे में नमन को ये लगा कि ये जब एक तरह के धनुर्धारी बनेंगे तो हम इनसे प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे नहीं निकल पाएंगे। आगे निकलने के लिए हमें किसी और गुरु से भी अपनी शिक्षा लेनी पड़ेगी, ताकि जो हम वैल्यू ऐड कर सकें। इन गुरुजी ने जो कुछ बताया है इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा दूसरे गुरु के माध्यम से ऐड कर लेंगे तो हम इन सब पर भारी पड़ेंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी था नमन। उसने एक दिन अपने मन की ये बात अपने गुरुजी से शेयर की। उसने यही बताया कि गुरुवर, आप तो सबको बराबर शिक्षा दे रहे हैं और सबकी मैं प्रैक्टिस देखता हूँ, सब एक तरह का निशाना साध रहे हैं। ऐसे में मैं इनके बराबर ही रह पाऊँगा, इनसे बहुत आगे कभी नहीं निकल पाऊँगा। और अगर आपकी अनुमति हो तो फलां गुरु जो हैं, जो धनुष विद्या सिखाते हैं, मैं उनसे भी शिक्षा ग्रहण कर लूँ। उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा, शिक्षा तो शिक्षा है, तुम्हें जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो, मैं कभी नहीं रोकूंगा तुम्हें। जहाँ भी तुमको भलाई लगती है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि दो नावों की सवारी करने वाला नाविक कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचा है और ना पहुँच सकता है। ये दो नावों पर सवारी करने वाला ये मुहावरा इन्हीं नमन नामक धनुर्धारी की इस कथा से या इस जो प्रसिद्ध कहानी है इससे आई है। तो उसकी भी समझ में आ गया, नमन की भी समझ में आ गया कि गुरुजी सही कह रहे हैं कि दो नावों की सवारी से हम कभी पार नहीं उतर पाएंगे। लिहाजा उसने दूसरे गुरु से शिक्षा लेने की बात वहीं समाप्त कर दी और अपनी मेहनत और प्रतिभा से वो सर्वोच्च शिखर पर, धनुर्विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। वैसे ही विजय ने दो नावों की सवारी की, दिमाग लगा कि ये कहाँ, एक यहाँ रहेगी, एक वहाँ रहेगी, और बीच रास्ते में ही वो अपने पूरे परिवार के साथ दो नावों के सहित वो उसमें डूब गया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।